ओके। सो अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है, तो ये गो टू स्टेटमेंट का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। ओके, तो हमने यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट का यूज करके ये प्रोग्राम बनाया है। तो अभी ये प्रोग्राम किस तरह से वर्क होता है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है stdio.h, ये conio.h फाइल है। ये क्या है, हमारी कंसोल इनपुट आउटपुट ओके हेडर फाइल है। क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। ओके, तो इस फाइल का हम उस फाइल को हम क्यों इंसर्ट करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हमें ये गेट सी एच फंक्शन है इसको यूज करना है, और हमें सी एल आर एस सी आर फंक्शन इसको यूज करना है। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, ये conio.h फाइल का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका सिग्नेचर कहाँ पे लिखा हुआ है, हमारे ये conio.h फाइल के अंदर उसका सिग्नेचर लिखा है। ओके, तो ये जो फंक्शन है गेट सी एच और एक सी एल आर एस सी आर फंक्शन, ये फंक्शन किससे रिलेटेड है, कंसोल से रिलेटेड है, ताकि हम कंसोल रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कंसोल मतलब क्या है कि जब भी हम ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तब उस टाइम जो ब्लैक स्क्रीन आती है हमें, जिसके ऊपर हमें आउटपुट मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसोल बोलते हैं। ओके, सो अभी इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सो दिस इज एंट्री पॉइंट। ओके, सो ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन होता है। ओके, तो ये मेन फंक्शन क्या है, हमारा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, इंटीजर काउंट, ये क्या डिक्लेयर किया है, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। क्या है, वेरिएबल हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया है। वेरिएबल का नाम क्या है, काउंट। वेरिएबल का नाम है काउंट। तो ये काउंट को हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफायर। क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिफायर, क्योंकि हमने क्या किया है, एक आइडेंटिटी दी है किसी वेरिएबल को, उसको नाम दिया है काउंट, और काउंट नाम देने के कुछ रूल होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर। ओके, तो आइडेंटिफायर के रूल फॉलो करके हमने क्या किया है, काउंट एक नाम दे दिया है, एक वेरिएबल बनाया है काउंट, और काउंट एक नाम है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके, अभी ये हो गया। इसके बाद हमने क्या कॉल किया है, सी एल आर एस सी आर फंक्शन। ओके, अब सी एल आर एस सी आर फंक्शन का मतलब क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। क्या होता है, क्लियर स्क्रीन। जो भी हमारी जो स्क्रीन होती है इस तरीके की, जहाँ पे हमारा आउटपुट मिलता है हमें, ये हमारी स्क्रीन होती है। तो इस स्क्रीन के ऊपर बाय डिफॉल्ट कंसोल के ऊपर कुछ डेटा ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, तो उसी डेटा को हमें क्या करना होता है, क्लियर करना होता है, रिमूव करना होता है। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, सी एल आर एस सी आर फंक्शन का यूज करते हैं। और ये फंक्शन कहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, conio.h फाइल के अंदर। अब इसके बाद यहाँ पे अभी जो हमने गो टू स्टेटमेंट सीखा है, गो टू स्टेटमेंट किस तरह से वर्क होता है, तो अभी यहाँ पे ये जो हमने डिक्लेयर किया है मैसेज, ये है हमारा लेबल, ये है हमारा लेबल। ओके, ये हमारा लेबल, तो इसी को हम बोलते हैं गो टू लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गो टू लेबल बोलते हैं। ओके, तो हमने क्या किया है, एक लेबल डिक्लेयर किया है, मीन्स एक प्लेस होल्डर बनाया है। ओके, ताकि हमें उस प्लेस होल्डर पे वापस कंट्रोल को भेज सके एग्जीक्यूशन के लिए। तो हमारा अभी एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है, पहले वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, उसके बाद हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है, हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। पहले हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके बाद हमारा फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद हमारा मैसेज, हमने एक प्लेस होल्डर बनाया है, लेबल बनाया है यहाँ पे। ओके, ये लेबल इसलिए बनाया है कि ताकि हमें बाद में इसी लेबल पे ऊपर हमारे प्रोसेसर का कंट्रोल लाना है एग्जीक्यूशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ है, यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर क्या प्रिंट किया हमने, काउंट प्रिंट किया है। अब काउंट की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे लिखा है हमने, क्या लिखा है, ये स्लैश एन। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है स्लैश एन। सो स्लैश एन का मतलब क्या होता है, इट्स न्यू लाइन कैरेक्टर। क्या होता है, न्यू लाइन कैरेक्टर। ओके, मीन्स आपको जो भी आगे प्रिंट करना है वो न्यू लाइन पे आएगा। क्या आएगा, नए लाइन पे आएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर, उसी को हम बोलते हैं स्किप सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्किप सीक्वेंस, उसी को हम बोलते हैं स्किप सीक्वेंस, स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा इस स्किप सीक्वेंस क्या होता है, स्किप सीक्वेंस कैरेक्टर किस तरह से होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रिंट फंक्शन के अंदर मैंने स्लैश एन दिया है, इसका मतलब इसके आगे जो भी कुछ प्रिंट होगा
वो न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। क्या होगा? न्यू लाइन पे प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ पे जो %d है, ये %d का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर। ओके, ये स्पेसिफाई करता है कि आप किस फॉर्मेट में डेटा को प्रिंट करना चाहते हो। ओके, जो भी डेटा आपको प्रिंट करना है उसका फॉर्मेट क्या है, तो इसी के लिए आप क्या लिखते हो? %d का मतलब क्या होता है कि %d का मतलब ये होता है कि आप इंटीजर फॉर्मेट में डेटा को प्रिंट करना चाहते हो। कौन से फॉर्मेट में? इंटीजर फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने काउंट लिखा है, तो एक्चुअली आपका ये काउंट डेटा ये कहाँ पर प्रिंट होगा? जहाँ पे आपने %d लिखा है उसकी जगह क्या प्रिंट होगा? काउंट प्रिंट होगा। और काउंट के अंदर क्या वैल्यू है? 1। तो /n के आगे %d है, तो %d की जगह काउंट की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आ चुका है? यहाँ पे अभी जैसे ही हमारा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पे जैसे भी हमारा प्रिंटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो आउटपुट में क्या है? काउंट की वैल्यू 1। तो हमें क्या प्रिंट हुआ है यहाँ पे? ये हमारा कंसोल है। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है 1। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो रहा है हमारे? ये नेक्स्ट लाइन में ओके, अभी ये लाइन में तो हमारा आउटपुट आ चुका है 1। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में क्या किया हमने? काउंट प्लस प्लस, काउंट को क्या किया? 1 से इंक्रीमेंट किया है। अभी काउंट की वैल्यू कितनी थी? 1। तो अभी काउंट को इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ओके, काउंट प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? हमने प्लस प्लस ऑपरेटर देखा है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम उसको 1 से बढ़ाएंगे। ओके, तो काउंट की वैल्यू कितनी हुई? 2। अब यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने लिखा है कंडीशन लिखा है। क्या लिखा है? कंडीशन लिखा है। अब कंडीशन क्या कहता है कि अगर काउंट लेस देन इक्वल टू 5 है, काउंट की वैल्यू अगर 5 या 5 से कम है, तभी हम क्या करेंगे? गो टू कहाँ पे जाएंगे? जो हमारा लेवल है मैसेज, जो यहाँ पर मैसेज कहाँ पर है हमारा? यहाँ पे भेजेंगे हमारे कंट्रोल को, हमारे प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन को फिर से कहाँ पे भेजेंगे? जहाँ पे हमारा ये लेबल है वहाँ पे भेजेंगे। ओके, तो हमने क्या यूज किया? गो टू स्टेटमेंट का यूज कर दिया। गो टू मैसेज, ये मैसेज हमारा लेबल है, और लेबल कहाँ पे है? यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो जैसे भी गो टू मैसेज होगा डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा। फिर यहाँ से फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो फिर से इसको अगर एग्जीक्यूट करता है तो काउंट की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 2 प्रिंट होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, उसके बाद जैसे ही काउंट की वैल्यू 2 प्रिंट हो चुकी है यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या किया है हमने? काउंट को 1 से क्या किया है? इंक्रीमेंट किया है। ओके, प्लस प्लस काउंट। तो जैसे भी काउंट की वैल्यू पहले 2 थी, 2 अब कितनी हुई? 3 हो चुकी है। काउंट की वैल्यू 3 होने के बाद फिर वो फिर से क्या करेगा? ये कंडीशन चेक करेगा। ओके, कंडीशन में क्या लिखा है हमने? काउंट लेस देन इक्वल टू 5। अगर काउंट की वैल्यू 5 से या 5 से कम है तो फिर से हम क्या करेंगे? इस गो टू को कॉल करेंगे। ओके, तो काउंट की वैल्यू 3 है तो कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है वो किसके अंदर चला आता है? इफ के बॉडी के अंदर चला आता है। ठीक है, अब ये बॉडी के अंदर हमने क्या किया है? गो टू, अब कहाँ पे जा भेजा है हमने? मैसेज, गो टू मैसेज। मैसेज ये क्या है? लेबल है। ये लेबल कहाँ पे है? यहाँ पे। तो फिर से कंट्रोल कहाँ पे चला गया आपका? मैसेज पे। फिर यहाँ से फिर से स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूशन यहाँ से। फिर यहाँ से प्रिंटफ में क्या लिखा हमने? काउंट को प्रिंट किया। अब काउंट की रिसेंट वैल्यू कितनी है? 3। तो आउटपुट कितना है यहाँ पे? 3। ओके, और जैसे भी अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन खत्म हुआ हमारा, तो आगे क्या होगा? फिर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी आगे की यहाँ पे। इसके बाद ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। और काउंट को प्लस प्लस 1 किया है तो काउंट की रिसेंट वैल्यू कितनी थी? 3। तो उसकी जगह आप कितनी होगी? 4 आ गई। फिर यहाँ पे, यहाँ से कंट्रोल कहाँ पे आएगा? कंडीशन पे। फिर वो फिर से चेक करेगा कि 4 लेस देन इक्वल टू 5 है। कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे कंडीशन ट्रू होते ही अंदर चला आया। फिर गो टू कहाँ पे भेजा? मैसेज, जहाँ पर हमारा लेबल है मैसेज। जैसे मैसेज कहाँ पर है? यहाँ पे गया हो, यहाँ पे। फिर से यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। ओके, फिर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ ये,
और उसके अंदर प्रिंटेड के अंदर हमने क्या प्रिंट किया है, काउंट। काउंट की रिसेंट वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 4। सो जैसे भी ये काउंट स्टेटमेंट जो है प्रिंट वो प्रिंट होता है तो क्या नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, यहाँ से यहाँ पे चला गया, ओके। और आगे काउंट को 1 से बढ़ा दिया। अब काउंट की वैल्यू कितनी थी, 4, अभी काउंट प्लस प्लस कितना हो रहा है, 5। काउंट प्लस प्लस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, काउंट प्लस प्लस 5। अब जैसे भी काउंट 5 होता है उसके बाद ये नीचे आएगा और फिर यहाँ पे क्या फिर से कंडीशन चेक करेगा कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 है, लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू तो है, तो कंडीशन ट्रू। जैसे भी कंडीशन ट्रू होती है वो इफ के अंदर चला जाएगा और इसके अंदर क्या लिखा है हमने, गो टू मैसेज। तो फिर हम इसको कहाँ भेज रहे हैं, जहाँ पे हमारा मैसेज लेबल है वहाँ पे। तो फिर से ये कहाँ पे चला जाएगा, ये मैसेज लेबल पे चला जाएगा। फिर जैसे ही मैसेज लेवल पे चला गया वहां से फिर से इसको एग्जीक्यूट करेगा नीचे के स्टेटमेंट को, फिर से कॉल क्या होगा, प्रिंटफ कॉल होगा। और प्रिंटफ के अंदर क्या लिखा है हमने, काउंट को प्रिंट किया है, तो काउंट की रिसेंट वैल्यू कितनी है, 5, ओके। सो इसके बाद जैसे भी हमारा प्रिंटफ क्या होता है, प्रिंट होता है, ओके, तो उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, यहाँ से काउंट को 1 से बढ़ा दिया है। अब काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 6। जैसे भी काउंट की वैल्यू 6 होती है तो यहाँ पे कंडीशन हमारी चेक करता है कि 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुई है। तो जैसे भी हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, इफ के अंदर नहीं चला जाता, वो डायरेक्टली बाहर चला जाएगा और ये गेट ch क्या करेगा, हमारे स्क्रीन को क्या करेगा, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा अनटिल प्रेस एनी की, प्रेस एनी कैरेक्टर। जब तक हम कोई कैरेक्टर प्रेस नहीं करते तब तक ये क्या करेगा, हमारे स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। फिर उसका मतलब क्या है कि जब जैसे हमारी स्क्रीन होल्ड होती है तो हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है और हम उस आउटपुट को देख सकते हैं, ओके। और उसके बाद फाइनली हमारा प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट होगा और रिटर्न 0 करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चलेगा कि अगर रिटर्न 0 है तो प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा गो टू स्टेटमेंट वर्क होता है। तो गो टू स्टेटमेंट में क्या होता है कि एक लेबल हम बनाते हैं, एक प्लेस होल्डर, जहाँ पे हमें फिर से जंप करना है, वहाँ पे लेबल भेजते बनाते हैं। और उसके बाद हम हमारा लॉजिक इंप्लीमेंट करके जब भी जरूरत हो उस लेबल को हम क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट का यूज करके उस लेबल को कॉल करते हैं। तो जैसे हम उस लेबल को कॉल करते हैं डायरेक्टली हमारा एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहाँ पे जाता है, उस लेवल पे जाता है और फिर वहां से फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, गो टू स्टेटमेंट का यूज होता है। तो ऑलवेज कीप रिमेंबर, गो टू स्टेटमेंट आपको किसी कंडीशन के अंदर ही रखना है ताकि इनफाइनाइट आपका लूप ना बने, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है और मैक्सिमम अवॉइड करना है गो टू स्टेटमेंट का यूज, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। उसके जगह कोई अल्टरनेटिव हमें देखना है, जैसे कि इफ कंडीशन है हमारा, इफ है, इफ एल्स है, या फिर फॉर लूप है, डू व्हाइल लूप है, तो उसी को हमें कंसिडर करना है, ओके। सो अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। आप कोई डाउट है इफ एल्स में, इसमें गो टू स्टेटमेंट में, क्लियर होगा। तो हम एक लेबल बनाते हैं, गो टू में सिंपली क्या करते हैं, हम एक लेबल बनाते हैं, मीन्स एक प्लेस होल्डर बनाते हैं और उसी को हम किधर से भी गो टू का यूज करके उसको कॉल करते हैं। तो हमारा डायरेक्टली प्रो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल वहाँ उस लोकेशन पे चला जाएगा, फिर वहां से रिपीट एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, गो टू स्टेटमेंट का यूज करके हम जंपिंग करते हैं, प्रोग्राम के फ्लो को जंप करते हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। तो गो टू स्टेटमेंट स्टैंडर्डाइज नहीं है क्योंकि यहाँ पे गो टू के में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर, हम कहीं पे किधर भी जंप करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेंटेन करने के लिए, ओके। सो ये अंडरस्टैंड हुआ किस तरह से। मैं इस प्रोग्राम को क्या करूँगा, एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वर्क होता है, ओके। तो अभी यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट करूँगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे, ओके। अब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है यहाँ पे। ओके, अब ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो चुका है यहाँ पे, इसको बाजू में रखूंगा, ठीक है। अब देखो कंपाइलेशन में क्या होता है कि जैसे भी हमारा सी का प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइल होते हुए क्या हो रहा है कि यहाँ पे कंपाइलिंग डिटेल वो दिखाता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा मेन फाइल, ओके। तो हमारा जो भी फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है, जिस फंक्शन के अंदर हमारा
मेन फंक्शन है। इसको मेन फाइल क्यों कहा जाता है? इसके अंदर हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से हमारा प्रोग्राम क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेन फाइल बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा फाइल का नाम क्या है, go2st.cpp। तो यहाँ पे हमने एक्सटेंशन cpp रखा है, हम सी भी रख सकते हैं इस प्रोग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद कंपाइलिंग एडिटर। ओके, तो कंपाइलिंग एडिटर डिटेल में क्या है, go2st.cpp। ओके, अब इस फाइल के रिगार्डिंग जो भी कंपाइलिंग डेटा है यहाँ नीचे उसने दिखाया है। ओके, तो यहाँ पे देखो टोटल और फाइल, तो लाइन कंपाइलर टोटल उसने यहाँ पे क्या दिखाया, 469। ओके, उसने कितने लाइन टोटल कितने कंपाइल किए हैं, 469। ओके, लाइंस कंपाइल। अब यहाँ पे तो 469 लाइंस नहीं है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 460 लाइन कहाँ से आए? तो इसका मतलब क्या है कि हम जो भी यहाँ पे फंक्शन यूज करते हैं वो फंक्शन हम किसी और फंक्शन से फाइल से इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वहाँ पे हमारा असेंबलर, लिंकर, लोडर सब मिलकर काम करते हैं। तो जो भी कोड हम यहाँ पे अलग अलग फाइल को इंपोर्ट करते हैं, अलग अलग फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो सारा डेटा क्या होता है, एक सिंगल फाइल के अंदर लिंकर क्या करता है, उसको सिंगल फाइल में एग्जीक्यूटर फाइल बनाता है और फिर उस फाइल को इंडिविजुअली लोडर लोड करता है और प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है। तो इसलिए उसने कितनी टोटल फाइल निकाल दिया, 469। ओके, उसके बाद ये है हमारा वार्निंग। ये क्या है हमारा, वार्निंग। तो इस प्रोग्राम के अंदर कोई वार्निंग आई है, नहीं है, तो यहाँ पे वार्निंग का काउंट कितना है हमारा, 0 काउंट है, तो कोई वार्निंग नहीं हमारे प्रोग्राम के अंदर। अब यहाँ पे क्या है, एरर्स, कोई एरर है हमारे प्रोग्राम के अंदर, नहीं है, तो यहाँ पे 0 एरर्स। ओके, तो एक चीज ध्यान में रखना, शुरू में अगर वार्निंग आती है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन एरर नहीं आना चाहिए। ओके, फिर एरर अगर आपका हैंड्स ऑन होता है प्रोग्रामिंग के ऊपर तो फिर वार्निंग के बारे में आप सोच सकते हो, लेकिन शुरू में वार्निंग आती है तो कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं आना चाहिए ताकि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या अवेलेबल मेमोरी, कितनी मेमोरी अवेलेबल है अभी एग्जीक्यूशन के लिए, यहाँ पे दिखाया, और प्रोग्राम का स्टेटस क्या है कंपाइलेशन का, इट्स सक्सेस है। ओके, तो इतना कंपाइलर आपको शो करता है, और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ओके, तो ये प्रोग्राम हम क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। अब प्रोग्राम कंपाइल करने के लिए आपको शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F9। अल्ट प्लस F9 का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कंपाइल को, सॉरी आई थिंक अल्ट प्लस F9 है, अल्ट सी। ओके, यहाँ पे क्या है, अल्ट प्लस सी। अल्ट प्लस सी का आप यूज करके क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हो। ओके, और आपको अगर रन करना है तो किस तरह से करेंगे, अल्ट प्लस F9। सो अल्ट प्लस F9 का यूज करके आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ओके, अल्ट के आई थिंक यहाँ पे कंट्रोल प्लस F9। ओके, तो कंट्रोल प्लस F9 का यूज करके आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को रन कर सकते हो। ओके, तो इसी तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से प्रोग्राम को कंट्रोल लिखना है, समझ के लेना है वो किस तरह से काम करता है, हर एक स्टेटमेंट किस तरह से रन हो रहा है इसको समझ के लेना है, और उसके बाद इसको अच्छी तरह से रन करना है। अगर कोई एरर आता है तो उसको सॉल्व करना है, अगर नहीं आता है, कोई वार्निंग आती है तो उसको रिजॉल्व करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको वर्क करना है। ओके, तो चलो अब हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे। अभी अल्ट सी से कंपाइल होगा, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। अभी मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा। अब रन करने के लिए क्या है, कंट्रोल F9। तो कंट्रोल F9 करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है 1 2 3 4 5, ये हमारा आउटपुट है। इस तरीके से आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। ओके, अभी यहाँ पे देखो। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, ये जो ब्लैक स्क्रीन जिसके ऊपर हमारा आउटपुट आ रहा है 1 2 3 4 5, इसी को क्या बोलते हैं, कंसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसोल। अगर हम इसी कंसोल रिगार्डिंग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं तो उसकी रिगार्डिंग जो भी फाइल्स होती है वो किसके अंदर रखी होती है, कंसोल डॉट सॉरी कोनियो .h। तो ये हमारी हेडर फाइल है, इसके अंदर क्या है, कंसोल के रिलेटेड जो भी फंक्शंस है, इसके रिलेटेड जो भी इनबिल्ट फंक्शंस है, इनबिल्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो भी फंक्शन इस फाइल के अंदर रखे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, मीन्स हमारी एक स्क्रीन यहाँ पे होल्ड हो चुकी है। तो ये होल्ड क्यों हो चुकी है, इसके लिए हम यहाँ पे हमने यूज किया था गेट ch फंक्शन। अब ये गेट ch फंक्शन क्या करता है,
स्क्रीन को होल्ड करता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिस्टम कॉल करता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक सिस्टम कॉल, ब्लॉक सिस्टम कॉल। ओके, तो ये ब्लॉक सिस्टम कॉल को कॉल करके क्या करता है, वो स्क्रीन को क्या करता है, होल्ड करता है। कब तक? जब तक हम कोई कैरेक्टर एंटर नहीं करते। और जैसे भी हम कोई कैरेक्टर एंटर करते हैं तो ये गेट सी क्या करता है, उसी कैरेक्टर को लेता है और हमारे प्रोग्राम के अंदर देता है। तो आगे मैं आपको इस गेट सी फंक्शन का यूज करके सी में पासवर्ड का प्रोग्राम दिखाऊंगा। जैसे आप टाइप करोगे आपको ऐसा स्टार स्टार पासवर्ड दिखेगा। ओके, तो इस तरीके की एप्लीकेशन हम सी लैंग्वेज का यूज करके बना सकते हैं। और सी के अंदर कुछ वायरसेस, एंटीवायरसेस प्रोग्राम भी हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि एंटीवायरस प्रोग्राम किस तरह से बनाएंगे, नॉट अ वायरसेस, नहीं तो यूट्यूब पॉलिसी पे वायलेशन हो जाएगा कि मैं बच्चों को वायरस बनाना सिखा रहा हूँ। ओके, तो हम कुछ एंटीवायरस भी बनाना सीखेंगे सी के अंदर। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ओके, सो एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम? ओके,